नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी के 13 मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव 2025 बोर्ड के लिए लाया हूं। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी है। ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी है गुड़हल, ऑप्शन सी है पपीता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पपीता हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब इसके बारे में हम बता देते हैं दोस्तों। यहाँ से बोर्ड हर साल एक लिंगी हो गया, वही लिंगी हो गई। यहाँ से हर साल बोर्ड एक ना एक दो सवाल कर ही देता है। समझ गए ना। तो देखिए, आपसे यदि जो कोई भी एक लिंगी पूछ दिया जाए, हम सभी एक लिंगी का तो नहीं लिखा सकते, मगर VBI जो है जो बोर्ड पूछता है, हम उस सारे एक लिंगी पुष्पों को लिखा देते हैं यहाँ पर। इसे नोट कर लीजिएगा। एक लिंगी पुष्प का एग्जाम्पल। समझ गए ना। एक लिंगी पुष्प कौन कौन सा है। तो पहला हो गया पपीता। समझ गए ना। पहला पपीता हो गया। दूसरा भांग हो गया, भांग। तीसरा हो गया साइकस। चौथा हो गया ताड़। ताड़ भी एक लिंगी है। समझ गया ना। ताड़। खजूर हो गया। पाइनस हो गया। ये सारे के सारे कैसे एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। समझ गया ना। इसे याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं उभयलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल कौन कौन सा है। और आपसे एक लिंगी जंतु भी पूछ सकता है, ये भी बात याद रखिएगा। तो एक लिंगी जंतु का बात करें ना, एक लिंगी जंतु बात करें। एक लिंगी आपसे जो एक लिंगी जंतु के बारे में पूछता है। समझ गया ना। एक लिंगी जंतु पूछता है तो एक लिंगी जंतु में कौन कौन सा आ जाता है। तो मनुष्य भी हो जाता है। समझ गया ना। मनुष्य खुद एक लिंगी प्राणी है। समझ गया ना। मनुष्य खुद एक लिंगी प्राणी है। और दूसरा मनुष्य हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया। ये सारे के सारे कैसे एक लिंगी प्राणी है। समझ गए नहीं। बिच्छू हो गया। बिच्छू, यहीं से देखिए सवाल आता है। समझ गए। बिच्छू हो गया। तेलचट्टा हो गया। समझ गए ना। तेलचट्टा हो गया। मक्खी हो गया। घरेलू मक्खी जिसे कहते हैं। समझ गया ना। घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी। समझ गए ना। घरेलू मक्खी भी किसका एग्जाम्पल है। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी जंतु का एग्जाम्पल है। समझ गए ना। ये सारे के सारे कैसे एक लिंगी है। अब उभयलिंगी देखते हैं। उभयलिंगी में कौन कौन सा आता है। उभयलिंगी पुष्प की बात करें पहले से। सबसे पहले उभयलिंगी पुष्प कौन कौन सा आता है मेरे भाई। देखिए, उभयलिंगी पुष्प के अंतर्गत आता है उड़हल। उड़हल, इसी को गुड़हल भी बोलते हैं। समझ गया ना। मटर हो गया। सरसों हो गया। सरसों भी इसी के अंतर उभयलिंगी के अंतर्गत ही आता है। समझ गए ना। शकरकंद हो गया। शकरकंद हो गया। समझ गए ना। शकरकंद हो गया। धान हो गया। गेहूं हो गया। ये सारे के सारे कैसे उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। अब हम उभयलिंगी जंतु भी देख लेते हैं। उभयलिंगी जंतु कौन कौन सा है। समझ गए ना। उभयलिंगी जंतु यहाँ से भी पूछ लेता है। उभयलिंगी जंतु में कौन कौन सा है। पहला लिखिए स्पंज। समझ गए ना। स्पंज हो गया। दूसरा फित्ता कृमि हो गया। फित्ता कृमि। समझ गए ना। फित्ता कृमि हो गया। जोक हो गया। केचुआ हो गया। केचुआ हो गया। फित्ता कृमि हो गया। स्पंज हो गया। ये सारे के सारे उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है। इसे याद कर लीजिएगा। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एनोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एनोमोफिली परागन होता है। ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी घोंघा, ऑप्शन डी हवा। तो बताया दोस्तों, एनोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है। तो एनोमोफिली परागन हवा के माध्यम से होता है। समझ गए ना। हवा के माध्यम से।
समझ गए ना, हवा के माध्यम से होता है। और बोले चिड़िया द्वारा, तो चिड़िया द्वारा परागण होता है इटमोलॉजी, उसे कहते हैं इटमोफिली, समझ गए ना, इटमोफिली, ETOM इटमोफिली, PHILL बाई इटमोफिली। चमगादड़ द्वारा परागण होता है तो उसे चमगादड़ द्वारा परागण होता है, समझ गए ना। घोंघा द्वारा भी होता है, हवा द्वारा भी होता है। चिड़िया द्वारा आपसे पूछे, चिड़िया एक पक्षी, तो पक्षी द्वारा जो परागण पूछेगा तो इटमोफिली हो जाएगा। हवा में दिया पूछेगा तो एनोमोफिली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते थे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निषेचन क्या है। तो निषेचन क्या है? ऑप्शन ए है अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। ऑप्शन बी है अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन। ऑप्शन सी है अंड तथा सिनेर्जेटिक का संयोजन। ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वायु परागित पुष्प सामान्यता होता है। वायु परागित पुष्प कैसा होता है? ऑप्शन ए है आकर्षक, ऑप्शन बी है छोटा, ऑप्शन सी है रंगीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु पुष्प जो होता है, वायु पुष्पित परागण जो होता है वो आकर्षक भी होता है, छोटा भी होता है। तो इसमें राइट आंसर इसका देखिए गलत दिया हुआ है, समझ गए ना। इसका आंसर ए एंड बी दोनों हो जाएगा, समझ गए ना। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होता है। सॉरी, ए नहीं होगा, रंगहीन होगा। सॉरी, इसका हो जाएगा, समझ गए, बी और सी दोनों हो जाएगा। छोटा होगा और रंगहीन होगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, समझ गए ना। बी और सी दोनों हो जाएगा, बी भी हो जाएगा एंड सी भी होगा, बी सी दोनों हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों इसका सही हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? बताएं, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है पेनिसिलियम, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बता दें दोस्तों कि मुकुलन द्वारा आपसे परागण पूछे तो मुकुलन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा परागण किसमें होता है? तो मुकुलन हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, हाइड्रा ईस्ट और स्पंज, ये तीनों में कैसा होता है? मुकुलन जनन होता है, समझ गए ना। इसमें तीनों के तीनों में मुकुलन जनन द्वारा होता है इसमें परागण, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ईस्ट हो जाएगा, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है अंड प्रजक है, बताएं निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला है? ऑप्शन ए है मुर्गी, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है मगरमच्छ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ बता दें कि मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन ए है ड्रोसेरा, ऑप्शन बी है नेपेंथिस, ऑप्शन डी है हाइड्रीला, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बता, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी, ए और बी दोनों हो जाएगा, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है लैंगिक जनन कहलाता है, ऑप्शन बी है अलैंगिक जनन कहलाता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी आंतरिक निषेचन होगा। बताएं, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है, समझ गए ना। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 46। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गया ना। ऑप्शन बी हो जाएगा 23 हो जाएगा, समझ गया ना। यदि तो आपसे युग्मक पूछे, समझ गए ना, युग्मक में आपसे पूछा गया कि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो युग्मक पूछे तो आपसे 23 आप बताइएगा। यदि जो आपसे युग्मनज पूछ दे, युग्मनज आपसे पूछ दे, समझ गए ना। सपोज के लिए आपसे पूछ दे युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो युग्मक इज इक्वल टू कितना होता है? युग्मक कहने का मतलब n होता है, n मीन्स हेप्लॉइड होता है, समझ गया ना। और युग्मक मतलब 2n होता है, समझ गया। 2n इज इक्वल टू डिप्लॉइड, इसे 2n को बोलते हैं डिप्लॉइड। तो जितना युग्मक होगा ना उसका दुगना युग्मनज होगा, समझ गया ना। तो 23 है तो युग्मनज कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, समझ गया ना। तो चलिए आगे चलते, अगला प्रश्न क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन युग्मक
युग्मक बोल रहा है तो इसका 23 हो जाएगा, समझ गए ना। n पूछ रहा है, n इज इक्वल टू 23, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द्विगुणित है अंड पराग ए और बी दोनों युग्मनज। तो अभी हम आपको बताएं कि युग्मनज कैसा है, 2n है। अंडा कैसा है? अंडा n है। पराग भी कैसा है? n है, समझ गए ना। तो ए बी तो होगा नहीं, ये द्विगुणित पूछ रहा है, डिप्लॉयड पूछ रहा है, समझ गया ना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, युग्मनज। युग्मनज कैसा है? तो युग्मनज 2n है, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? ऑप्शन ए है अंडाणु, ऑप्शन बी है भ्रूणपोष, ऑप्शन सी है युग्मनज, ऑप्शन डी है इनमें से सभी, बताएं। इसका भी आंसर वही हो जाएगा, युग्मनज इसमें भी है, अंडाणु n होता है, भ्रूणपोष 3n होता है, समझ गया ना। युग्मनज 2n होता है और इनमें से सभी होगा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, युग्मनज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न में से किसमें जल परागण होता है, बताइए। ऑप्शन ए है जलकुंभी, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है हाइड्रीला, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रीला। हाइड्रीला में जल परागण की क्रिया होती है, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, यानी कि एक लिंगी आपसे पूछ रहा है, जंतु पूछ रहा है और एक लिंगी पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फित्ता कृमि, ऑप्शन बी है केचुआ, ऑप्शन सी है घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी है जोक। तो दोस्तों हम जहाँ पे लिखाए थे एक लिंगी और उभयलिंगी लिखाए, वहाँ पे इस बात का जिक्र है, समझ गए ना, वहाँ पे बताया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से आपको पूछ रहा है उभयलिंगी नहीं है, यानी कि एक लिंगी पूछ रहा है। तो जहाँ हम एक लिंगी जंतु लिखाए थे वहाँ घरेलू मक्खी आपको लिखाए थे, समझ गया ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घरेलू मक्खी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में यानी कि पुरुष पूछ रहा है, समझ गया ना, मनुष्य के पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन का जवाब हर कोई जानते होंगे, समझ गए ना, इसे बताने की जरूरत हमें नहीं है, समझ गए ना। लड़का यदि पुरुष का है तो पुरुष में एक्स वाई होता है, समझ गए ना। तो 44 + XY, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज उत्पादन आसंग जनन द्वारा होता है, बताएं। ऑप्शन ए है अस्टेसिया एवं घास, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन डी है साइट्रस एवं आम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, बता इसका राइट आंसर क्या होगा। आसंग जनन कहता है, इसका परिभाषा होता है मेरे भाई कि वैसा पौधा जो बिना निषेचन किए हुए द्विगुणित भ्रूण का जन्म देता है तो उसे आसंग जनन कहा जाता है, समझ गए। इसका एग्जाम्पल हो जाता है अस्टेसिया एवं घास। अस्टेसिया क्या है? अस्टेसिया एक नींबू प्रजाति का पौधा है, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पादपों का एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो पादपों का उभयचर, इसे उभयचर भी कहा जाता है, समझ गए ना। तो पादपों का उभयचर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? आपको पहले ही बता दिए हैं युग्मक कैसा होता है, युग्मक कैसा होता है, युग्मनज कैसा होता है, ये सारे बात हमने पहले ही बता रखा है। चलिए ऑप्शन ए है हैप्लॉइड होता है, ऑप्शन बी है डिप्लॉइड होता है, ऑप्शन सी है पॉलीपेप्टाइड होता है, ऑप्शन डी है ऑप्शन डी ये गलत लिखा हुआ है, समझ गया ना। ऑप्शन डी है टेरिडोफाइटस, ये भी गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, समझ गया ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हैप्लॉइड। हमने आपको पहले ही कहा है कि जो युग्मक आपसे पूछे तो युग्मक मतलब n होता है और n इज इक्वल टू हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड की संख्या कितनी? 23 होती है। आपसे युग्मनज, और युग्मनज कैसे होता है? युग्मनज जो होता है 2n होता है, समझ गया ना। युग्मनज 2n और 2n इज इक्वल टू 46 हो जाता है। पूछ लेगा गुणसूत्र, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है राइजोम द्वारा, ऑप्शन बी है शैवाल द्वारा, ऑप्शन बी है जड़ द्वारा, ऑप्शन सी है ट्यूबर द्वारा, ऑप्शन डी है बल्ब द्वारा। बताएं
किसके द्वारा होता है? अदरक में परागण किसके द्वारा होता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइजोम द्वारा। और यहाँ पे बता देते हैं, समझ गया ना? आपसे पूछ दिया जाए कि अदरक हो गया, समझ गया ना? अदरक, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, बांस हो गया, बांस, समझ गया ना? बांस, ये सब में कैसे होता है? तो राइजोम द्वारा होता है, समझ गए? राइजोम, राइजोम, राइजोम के द्वारा प्रवर्धन होता है। इस सब में कैसे होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है, समझ गए ना? और आप याद रख लीजिएगा कि प्याज में कैसे होता है? प्याज, प्याज में कैसा प्रवर्धन होता है? तो प्याज में बल्ब के माध्यम से, बल्ब के माध्यम से प्रवर्धन होता है, समझ गया ना? बल्ब से, बल्ब को सलकंद भी कहा जाता है। और आलू में आपसे पूछ दे कि आलू में प्रवर्धन होता है किसकी, किस विधि से आलू में प्रवर्धन होता है? तो आलू में होता है ट्यूबर द्वारा, समझ गए ना? ट्यूबर, ट्यूबर, ट्यूबर के माध्यम से होता है आलू में प्रवर्धन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से किस में पादप का आगुनित होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है आगुनित होता है? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है कवक है, यहाँ पे गलत लिखा गया, कवक होगा, समझ गए? कवक है। ऑप्शन सी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा आगुनित है? एन पूछ रहा है, एन कौन है? तो एन यहाँ पे ब्रायोफाइटा है, जो कैसा है? एन प्रजाति, यानी हेप्लॉइड होता है, समझ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भ्रूणपोष वाले बीजों में क्या कहा जाता है? जो भ्रूणपोष वाले बीज होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एपोकार्पी कहा जाता है, ऑप्शन सी है एंडोकार्पी कहा जाता है, ऑप्शन बी है बहुकार्पी कहा जाता है, ऑप्शन डी है एंडोस्पर्मिक कहलाता है। बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बताएं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गया ना? एंडोस्पर्मिक कहलाता है। कैसे कहलाता है? एंडोस्पर्मिक कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। बताएं, बताएं दोस्तों कि बताएं पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। तो हाइड्रिला जो कि जल में पाया जाता है, ट्रम्प ये भी जल में पाया जाता है, निलंबो ये भी जल में ही पाया जाता है, बबूल जो कि सबको आप जानते हैं ये हर गांव में भी रहता है। तो बबूल क्या रहता है? स्थल पर पाया जाता है, समझ गए? नहीं, ये पानी में नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में किसमें पाया जाता, द्विविखंडन किसमें होता है? पूछता है कि द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में। जितने भी एक कोशिकीय जीव है वो सब में सब कैसा होता है? द्विविखंडन जनन की क्रिया होती है, समझ गए ना? विखंडन जनन और द्विविखंडन, समझ? यहाँ से 2 नंबर की क्वेश्चन आता है, कुछ डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि द्विविखंडन किसे कहा जाता है, समझ गया ना? याद कर लीजिएगा द्विविखंडन। जब कोई एक कोशिकीय जीव अपना, जब कोई एक कोशिकीय जीव अपने शरीर को स्वतः विखंडित कर 2 भागों में विखंडित कर लेता है तो उसे द्विविखंडन कहा जाता है, समझ गया ना? उसे द्विविखंडन कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या संभव है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। बताएं, तो सूक्ष्म प्रजनन में ए और बी दोनों संभव है। लैंगिक और अलैंगिक जनन विधि द्वारा दोनों में सूक्ष्म प्रजनन की संभावना होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है? मीटोस्पोर, जूस्पोर, मियोस्पोर, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, समझ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? मादा जंतु जिसमें मंद चक्र की क्रिया होती है। बता दोस्तों, मादा जो जिसमें मंद चक्र की क्रिया होती है, समझ गया ना? मंद चक्र की क्रिया किसमें होता है? ये नॉन प्राइमेट की मादाओं में मंद चक्र की क्रिया होती है, समझ गए ना? आपसे पूछ सकता है मानसिक चक्र की क्रिया पूछ सकता है, तो मानसिक चक्र की क्रिया प्राइमेट की मादाओं में होता है और मंद चक्र की क्रिया नॉन प्राइमेट की मादाओं में होता है, समझ गया ना? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है बंदर है, समझ गया ना? ऑप्शन बी मनुष्य है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी गाय है। बताएं, तो मनुष्य में कैसा होता है?
मासिक चक्र की क्रिया पाया जाता है, समझ गए ना। और बंदर भी मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी है, इसमें भी मासिक चक्र की क्रिया होती है। तो ऑप्शन बच गया क्या, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है। इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है बड़े पैमाने पर चयन, ऑप्शन बी है संकरण से, ऑप्शन बी है क्लोनल चयन से, ऑप्शन डी है शुद्ध रेखा से। तो ये जो इमैस्कुलेशन जो संबंधित है ये शुद्ध रेखा से संबंधित है, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। ये सब देखिए 2023 में पूछा हुआ सारे के सारे प्रश्न हैं। ये जो बचा है 27 से 30 तक जो तीनों प्रश्न है, तीनों 2023 में पूछा हुआ है, समझ गए ना। देखिए पूछ दिया आपसे प्याज में परावर्धन होता है, यहाँ परिवर्तन लिखा गया, गलत लिखा हुआ है, समझ गए। यहाँ परावर्धन होगा, समझ गए। प्याज में परावर्धन होता है, बताएं। यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये परावर्धन होता है, प्रवर्धन होता है, समझ गए ना। प्रवर्धन यहाँ होगा, समझ गए ना। प्याज में प्रवर्धन होता है, बताइए। हम आपको बताए थे उस समय कि प्याज में प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन ए है पत्तियां द्वारा, ऑप्शन बी है प्रकंद द्वारा, ऑप्शन सी है बीज द्वारा, ऑप्शन डी है बल्ब द्वारा। तो वहाँ पे हम बताए थे कि प्याज में प्रवर्धन बल्ब द्वारा होता है, समझ गए। और आलू में ट्यूबर के माध्यम से होता है, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है समयुग्मक पाए जाते हैं, बताए। समयुग्मक पाया जाता है किसमें। युग्मक का परिभाषा ही होता है कि वैसा युग्मक जो यानी कि आकार की दृष्टि से एक जैसा दिखाई देता है उसे समयुग्मक कहा जाता है, समझ गया ना। इसका एक ही एग्जाम्पल है, ये है जो कि यहीं पे आंसर उसका होगा, समझ गया ना। तो ऑप्शन ए है मेढक में, फ्यूकस में, ऑप्शन सी है पच्चे में, ऑप्शन डी है क्लाइडोफोरा में, समझ गए ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लाइडोफोरा में समयुग्मक पाया जाता है। क्लाइडोफोरा आकार की दृष्टि से एक जैसा दिखाई देता है, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है पार्थोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो पार्थोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए है बोवेरी द्वारा, ओवेन द्वारा, अस्टन द्वारा, जोहान्स द्वारा। तो जो पार्थोजेनेसिस शब्द है ये ओवेन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, प्रतिपादन किया गया है, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के ओर चलते हैं, लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पैरामीशियम में किस प्रकार के द्विविखंडन होता है। ये भी देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ किस प्रकार के विखंडन होते हैं। डायरेक्ट पूछता है कि किस प्रकार के विखंडन होता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है और इसमें कैसा होता है, द्विविखंडन की क्रिया होती है। और ये कैसा है, इसमें भी द्विविखंडन में भी कैसा होता है, अनुप्रास्थ विखंडन की क्रिया होती है, समझ गए ना। और यदि जो अमीबा पूछ दे, अमीबा ये क्या है, अमीबा अपवाद है। अमीबा एक कोशिकीय होते हुए भी इसमें द्विविखंडन की क्रिया किसके द्वारा होता है, अनुप्रास्थ नहीं होता। अमीबा में अनुदैर्घ्य द्विविखंडन की क्रिया होती है, समझ गया ना। पूछ देगा किस में, तो अनुदैर्घ्य होगा अमीबा में, समझ गया ना। थैंक यू दोस्त। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो भाई मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें भाई, ताकि हम ऐसा ही वीडियो और अधिक से अधिक बना सकें। थैंक यू ब्रदर।